सारे सूबों से इनकलाब की आवाज़ें आ रही हैं। चलो आओ इनको आपस में लड़ा देते हैं ताकि ये कहीं इकट्ठे होकर हम ही पर न चढ़ दौड़े। जब मजलूम मुत्तहिद होने लगे तो इनको आपस में लड़ा दो ताकि असल जालिम से हिसाब ना ले सके। कभी सुबाइयत, कभी लसानियत, तो कभी फ़िरका वारियत। इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ इन स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। इससे पहले कि आज की अहम खबरें और फिर इस पर तजिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग आपको रेगुलर मिलते रहे। बात इमरान खान की हो और पूरे मुल्क बल्कि बड़े सगीर में, आलम इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी धूम ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। जी, दुनिया के अजीम क्रिकेटर, कप्तान, अजीम फिलैंथ्रोपिस्ट, अजीम एजुकेशनिस्ट, अजीम मोटिवेशनर, अजीम सियासतदान और साबका चांसलर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, वन एंड ओनली इमरान खान अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन जो कि 28 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। इसी पे पहला मेरा तजिया है। आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले प्लान किया, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जिसके ये साबका एलुमनाई में से थे। इन्होंने 1972 से 1975 तक इकनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में और फिलासफी में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी और इसी बेस पे जुल्फी बुखारी को पैगाम दिया कि इलेक्शन में मैं चांसलर के लिए लड़ना चाहता हूँ। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होती थी। तो इमरान खान साहब की वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि कितना अजीम तरीके से वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में 8 साल चांसलर रहे और उन्होंने एक सिक्का, एक पाउंड भी उनसे वैसे जो रिम्यूनरेशन होती है वो नहीं ली, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक ही कहा कि मैं पाकिस्तान में एक एजुकेशन सिटी बनाना चाहता हूँ और उसकी डिग्री जो है मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेना चाहता हूँ। बहरहाल उसकी लंबी दास्तान है। ऑक्सफोर्ड पे आ जाते हैं और इसी परसुएंस में जुल्फी बुखारी साहब ने इनिशिएट किया सारी प्रोसीडिंग को और इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अब जब से ये जमा करवाया है, आपको मालूम है कि ये सैकड़ों साल से ये रवायात और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब इमरान खान ने ये इलेक्शन लड़ने का प्लान किया और मंसूबा किया, बनाया और लड़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया में, हर अखबारों में, टेलीविजन पे, हर जगह, सोशल मीडिया पे, पब्लिक मीटिंग में, प्राइवेट मीटिंग में ये इस वक्त बर्निंग इशू है, हॉट इशू है और इसी पे बातचीत चल रही है। मज़े की बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी के लिए, हम सब के लिए एजाज़ है, ये फ़ख्र है कि कभी भी कोई पाकिस्तानी इस तरह की इंटरनेशनल बड़ी यूनिवर्सिटी का कोई चांसलर नहीं रहा, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर अब ऑक्सफोर्ड का। लेकिन क्या किया कि ये गारतगरों ने और फिर नून लीग ने इसको भी खराब करने की कोशिश की और एक डेली मेल में एक आर्टिकल लिखवाया जिसमें उन्होंने सारी वो चीज़ें लिखी कि सबसे पहले जो अपने गुल्लू भट्ट, अपने भट्ट और नलायक से बॉडी बिल्डर्स भेजे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एक पिटिशन दायर करवाई और उसमें जो ग्राउंड्स लिए गए कि जनाब इमरान खान एलिजिबल नहीं है टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बहरहाल उसको पूरी तरह मुस्तरद किया गया, लेकिन वो जब उसके क्रक्स देखे गए जिसमें उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान एक बुनियाद परस्त है और वो अलकायदा के जो साबका चीफ थे उसामा बिन लादेन, उनको शहीद कहा करते थे और फिर उनके तालिबान से एक अच्छे मरासम थे और इस तरह की 2-4 चीज़ें लिखी गई कि हम बड़े जो लिबरल हैं और इमरान खान लिबरल नहीं है। बहरहाल क्योंकि ये सारा बोसीदा और फरसूदा था, बल्कि जिक्र किया गया कि इमरान खान जेल में है, कन्विक्ट भी हो चुके हैं और उन पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। बहरहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दी और आप सबको मालूम है कि इमरान खान पूरी दुनिया में पॉपुलर है और सबको मालूम है कि इस वक्त जो फस्ताई हुकूमत है, जो गारतगर है, इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी अब पूरी जहान में ये चीज़ें मालूम क्लियर हो चुकी हैं कि असल किरदार कौन है। अब अमेरिकन मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और स्फेयर ऑफ लाइफ से बता रहे हैं कि जो चेंज हुई थी 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी,
उसमें अमेरिका और पाकिस्तानी जनरल बाजवा, नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान सारे किरदार मौजूद थे। बहरहाल इस पर डिटेल में नहीं जाते। तो इमरान खान साहब मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और उन्होंने जो तारीख रकम की है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बरसगीर के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इस पर किताबें लिखी जाएंगी। उन्होंने एक पहलू पे ये चीज़ें नहीं की। मैं समझता हूँ सियासतदान के तौर पे, एक खिलाड़ी के तौर पे, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक मोटिवेशनर के तौर पे, मैं समझता हूँ देयर इज नो वन एक्सेप्ट इमरान खान। बहरहाल इसके साथ इमरान खान साहब के लिए एक और खबर आवाम के लिए भी, आप सबको मालूम है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए जेल में डाला गया था, और जब जेल में नहीं डाला गया था तो जितने भी थिंक टैंक्स थे, ये जितने लिफाफा साफी थे और जितने ओपिनियन मेकर थे, ये गैरतगरों को ये बताया करते थे जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको ये बताया था कि इमरान खान जब जेल में जाएगा तो ये टूट जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि एक हफ्ता नहीं गुजार सकते, कुछ ने कहा मैक्सिमम 1 महीना। बहरहाल सब ने देखा कि किस सख्त हालात में एक साबका वजीर आजम पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को 52 साल में सिर्फ दिया है दिया है दिया है, लेकिन किस तरह से सख्त हालात से गुजारा, अटक जेल में किस तरह संगीन हालात में रखा, और अडयाला जेल में 1 साल से जिस तरह रखा गया, सबको मालूम है। लेकिन इमरान खान नहीं टूटे। और दूसरी तरफ एक नताशा बीबी जो तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले जिस तरह संगीन तरीके से और जालमाना तरीके से दो बाप और बेटी को और इसके अलावा 2 बहनों को जख्मी किया, बाप बेटी को उसने रोन दिया अपनी गाड़ी के तले, और फिर भी किस तरह फाखराना अंदाजे में उसकी वीडियोस मौजूद है, और उसके सिंपैथाइजर अमीर लोग मौजूद हैं जो बताते हैं ये तो इंसान नहीं, ये कीड़े मकोड़े हैं, हम इनको करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ दे के सब कुछ मामला खत्म कर ले, इनकी औकात ही नहीं है। बहरहाल इनका जब कंपैरिजन किया जाए तो अफसोस होता है हमारे निज़ाम पे, इस बीबी को जो मुसद्दका इतलात आई है कि कराची जेल में जब अभी रखा गया है तो वीआईपी तरीके से रखा गया है, एक सेपरेट वार्ड दिया गया है जहां पर उसको दुनिया की तमाम फैसिलिटीज दी गई है, फ्रिज भी मौजूद है, टेलीविजन भी मौजूद है, बेड भी मौजूद है, बेहतरीन इनवाइट खाने के अच्छे अच्छे खाने मौजूद है, चॉकलेट्स मौजूद है, और वाईफाई का इंतजाम किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब को देख लीजिए कि वो फैसिलिटीज भी नहीं है जो पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 है, या प्रिजन एक्ट है 1858 का, उसके मुताबिक जो सहूलत एक आम प्रिजनर्स को, एक हवालाती को या कैदी को दिया जाता है, इमरान खान साहब को वो भी नहीं दिया। और हमारी अदालतें, मैजिस्ट्रेट हो या सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, सुम्मुन बुकमुन व उम्मीउन है इस मामले में कि 52 साल जिस शख्स ने सिर्फ पाकिस्तान को दिया और कुर्बानियां उसकी लाजवाल है, अनमिट है, लेकिन कितने संगीन हालात में रखा है, उसका राइट है, एक आम कैदी के राइट्स हैं जो प्रिजन रूल के मुताबिक, रोटी, कपड़ा, शेल्टर वो भी हुकूमत देगी, हुकूमत वक्त उसकी इलाज की सहूलत भी उसको देगी, उसको बेहतरीन माहौल में रखा जाएगा और तमाम फैसिलिटीज दी जाएंगी, बल्कि पढ़ने लिखने का उसका इंतजाम किया जाएगा, उसको किताबें प्रोवाइड की जाएंगी, लिखने की सहूलत दी जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब को, आपको मालूम है, ये सहूलतें नहीं दी जा रही। अब जो फैसला किया है कि जनाब किस तरह तोड़ना है, आपको मालूम है कितने जेल के ऑफिसर्स और मुलाजिमीन को ट्रांसफर किया गया है कि वो इमरान खान साहब से बातें करते थे। मुख्तसर ये है कि उनकी ट्रांसफर करके सख्त हालात कर दिए गए हैं। इस वक्त इमरान खान साहब कैद तन्हाई मैं समझता हूँ गुजार रहे हैं, और कैद तन्हाई जो जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 10-12 किस्में हैं कैद की या सजाएं की, सबसे मुश्किल कहा जाता है कि ये कैद तन्हाई होती है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। आप सोच लीजिए 24 घंटे आपको किसी सेल में बंद कर दें, कोई आपसे बात ना करे, तो इंसान का दिमाग फटने लगता है, वो पागलपन की तरफ जाने लगता है। लेकिन इमरान खान इतना स्ट्रांग आदमी है, फिजिकली भी और मेंटली भी, वो नहीं टूटा। उसने डंबल मांगे, हालांकि उसके राइट है एक्सरसाइज करने का, लेकिन उससे इनकार कर दिया। बहरहाल इसी हवाले से, इमरान खान के हवाले से डॉक्टर मोईद पीरजादा ने एक खूबसूरत बात की है कि डॉक्टर मोईद जिनमें बाकायदगी से सुनता हूँ कि बकौल अल्लामा इकबाल के अक्सर अशार इमरान खान पर पूरा उतरते हैं, और उनमें से एक ये है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। तो इमरान खान को
इश्क है अवाम से, इमरान खान को इश्क है पाकिस्तान से, इमरान खान को इश्क है पाकिस्तान के एक एक पाकिस्तानियों से, बिला नस्ल तफरीक नस्ल मजहब रंग कौमियत। इमरान खान पाकिस्तान की हमेशा बात करता है और जब भी मुखातिब होता है तो कहता है मेरे पाकिस्तानियों। और इमरान खान ने कभी भी लसानियत, फिरका वारियत, मजहब इन चीज़ों को टच नहीं किया और एक ही पैगाम देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम तले इकट्ठे हो जाओ तो खौफ के बुत भी टूट जाएंगे और ये मफाद परस्ती के भी खौफ बुत टूट जाएंगे और पाकिस्तान को हम उठा सकते हैं। यही उसका पैगाम है। बहरहाल इमरान खान ना टूटा था ना टूटेगा, क्योंकि वो मर्द आहन है, मर्द कलंदर है, मर्द मोमिन है। इसके अलावा आप सबको ये खबरें चल रही हैं काफ़ी अरसे से कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला जो हो, पहले मोहम्मद अकरम हुआ करते थे खान साहब की ड्यूटी पे, किस तरह से उनकी पोस्टिंग करवाई गई और फिर 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन होता है, किस तरह से उनके घर में रात को 2:10 पे रेड करवाया जाता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जेल के प्रेसिडेंट्स हैं। अगर आप अडयाला जेल की तरफ जाएं तो सवाल ही नहीं पैदा होता इस प्रेसिडेंट्स में कोई परिंदा भी पर मार सके। तो उसके घर में रात को 2:10 पे कौन जा सकता है? ना पुलिस जा सकती है, ना कोई आम इंसान जा सकता है। ये हमारी एजेंसियां गई हैं, सबको मालूम है और खबरें भी चलती रही हैं कि हमारी एजेंसी ने, बल्कि खासकर ISI ने इनको उठा लिया है। और उस वक्त भी मैंने व्लॉग में कहा था कि किस कानून के तहत, अगर किसी का उसने जुर्म किया है तो वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है या FIA के तहत है, तो FIA के पास जाना चाहिए या फिर पुलिस के पास जाना चाहिए। तो ISI तो इस तरह की कोई एजेंसी नहीं है, एक थाना नहीं है जो उनको अरेस्ट करके कोई FIR काटे। तो मुख्तसर उस पर भी मैंने पूरा व्लॉग किया था, बताया था अगर ऐसा है तो गैर कानूनी है। तो आप देख लीजिए कि आज 14 अगस्त और आज 30 अगस्त 16 दिन गुजर गए, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से उनका अगवा किया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए अभी तक उनको सामने ही नहीं लाया गया। और फिर उनकी बीवी ने पूरी डिटेल बताई कि किस तरह उस घर में रेड किया गया और 3 घंटे और जुल्म सितम होता रहा, तमाम घर की एक एक चीज़ तलाशी की गई और फिर उनको उठा कर ले गए और 16 दिन हो गए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। फिर ये हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जब ये गई है, वहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही है। ईमान मजारी को इन्होंने अपॉइंट किया एज ए काउंसल। बहरहाल अफसोस की बात यह है कि ये अर्जेंट मैटर था और सबको मालूम है कि हमारी ISI लेकर गई है, लेकिन अभी तक इनको नोटिस नहीं किए गए और 2-3 तारीखें दे के कल यस्टरडे हियरिंग में इधर उधर की बातें करके मिर्जा वकास राउत साहब ने कौन सी डेट दे दी है? 1-2 दिन की नहीं, मंडे की नहीं, 10 सितंबर की। खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को? क्यों हाथ जोड़ के बैठे हैं? क्यों बूट पॉलिश कर रहे हैं गलतगरों की? खुदा के लिए जजी करें, आपसे हिसाब होगा, अल्लाह जरूर आपका हिसाब लेगा। अवाम आपको देख रही है, जुल्म कर रहे हैं आप। और इसके बाद क्या जुल्म हुआ? ये जेल नहीं कर सकती, ना जेल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती। जनाब उसकी बीवी गई हुई थी जेल कोर्ट में और पीछे एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि 2 दिन का आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप ये घर खाली कर दें। अब कानून के मुताबिक घर ये खाली नहीं कर सकती, जहां पर पोस्टिंग हुई है या तो फिर वहां पर उनको घर खाली करके दें और वहां पर वो जा सकते हैं। अदरवाइज ये नौकरी से बर्खास्त नहीं हुए, इनको 6-7 महीने नहीं गुजरे, तो ये सारा गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे अप्रोच करते हैं तो मैं हाजिर हूँ ये केस करने के लिए भी, मैं इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का केस भी देखने के लिए तैयार हूँ और इसके साथ रिट पटिशन के जरिए स्टे भी हो सकता है, इजीली हो सकता है, क्योंकि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है और प्रिजन रूल की खिलाफ वर्जी के तहत ये नोटिस किया गया है। तो मैं हाजिर हूँ, जो भी सुन रहा है, प्रिजन वाले मुझे जानते हैं तो मेरे साथ रब्ता करके मैं इनका केस फ्री ऑफ कास्ट प्रो बोनो ले सकता हूँ। इसके साथ एक और खबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ा नाकिद हूँ, खासकर मैं क्योंकि ILF के हवाले से निटी ग्रिटी बड़ी डिटेल में जानता हूँ, राइट फ्रॉम कराची टू खैबर, कोयटा टू कश्मीर, कश्मीर टू GB। लोग मुझे भी जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ILF पाकिस्तान रह चुका हूँ और बहुत काम किया है। लेकिन जब से शादाब जाफरी साहब आए हैं, वो एक लंबी कहानी है, मैं बार बार कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि ये लोग कभी भी ILF को एक्टिव नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे और टोटली ये कंट्रोल, कंप्रोमाइज और मैनेज है। तो ये मशाल यूसुफ साहब, जब मैं क्रिटिक हूँ 2 बंदों का खासकर और
काफ़ी लोगों का है, लेकिन ये पीटीआई की वजह से खामोश हूँ। एक शेर अफजल मरवत जो कि रॉन्ग नंबर था, आप सबको मालूम हो चुका कि वो कितना रॉन्ग नंबर है। और दूसरी जो खातून में है नंबर 1 जो क्रिटिक हूँ, वो है मशाल यूसुफजई। इसका मैं ज़रूर बता दूँ कि इस बारे में खबर है कि जब अब जो है वज़ीर आला और जो कैबिनेट है, उन्होंने एक प्रोसीडिंग करके 12th मीटिंग बोर्ड कैबिनेट की बुलाई और उसमें अप्रूव कर दिया 29 को यस्टरडे कि ये शी इज़ नो मोर एडवाइज़र टू सीएम, और ये गवर्नर को भेज दिया गया है और मेरा ख्याल है आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन हो जाएगा और शी विल बी नो मोर एडवाइज़र ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये बहुत अच्छी खबर है और मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है स्पेशली केपीके से, तमाम वर्कर्स बहुत खुश हैं, इंसाफ लायर फोरम वाले खुश हैं, क्योंकि मशाल यूसुफजई ना कभी आईएलएफ पीटीआई की थी, ना है, ना कभी हो सकती है। वजह क्या है कि ये खातून को 2022 में लाया गया, इसको कौन लाने वाला है? शादाब जाफरी, जो कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो है ना एक्लिस हील्स है ऑफ आईएलएफ, और ये बिल्कुल प्लांटेड है और इसने लेकर आए हैं। और हसन न्याजी जो कि भांजा है इमरान खान साहब का, मैं समझता हूँ मैच्योर सियासतदान नहीं है, यंगस्टर है और लग्जिशें हैं उसमें मौजूद थी। ये खातून थी, यंग खातून थी, उसमें डिटेल में नहीं जाता उसके कंडक्ट के हवाले से। बहरहाल प्रैक्टिसिंग लॉयर भी नहीं थी और इसको सीधा इमरान खान साहब के पास ले जाया जाता है और उसके साथ उस वक्त की जो हाई कोर्ट पेशावर के की खातून थी वाइस प्रेसिडेंट, उसको भी ले जाया गया। बहरहाल ये दोनों दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों में उस खातून को साइडलाइन कर दिया इस मशाल यूसुफ ने, और फिर बनी गाला में उस वक्त इमरान खान साहब हुआ करते थे, अच्छे रिलेशन बना दिए। क्योंकि खातून थी तो इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी से इसने अपने ताल्लुकात अच्छे बना लिए और फिर उनके करीब रही। कभी पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं की, कभी आईएलएफ का एक काम नहीं किया, कभी आईएलएफ के साथ नहीं चली, लेकिन शादाब जाफरी और हसन न्याजी के साथ इमरान खान के करीब हुई और इमरान खान के साथ फिर बुशरा बीबी के। बहरहाल मुख्तसर ये कि टिकटॉक के ज़रिए अपनी रेपो बनाई और यूट्यूबर के साथ मिला के किया गया और फिर जैसे तैसे करके ये सीएम की एडवाइज़र बनी और जितने अरसे ये रही है इसकी रेपो इंतहाई गलत है और करप्शन के जो मामलात हैं इंशाल्लाह सामने लेकर आऊँगा। मैं स्टडी कर रहा हूँ इस चीज़ को करेक्ट जहाँ भी होगा, क्योंकि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम करप्ट लोगों के खिलाफ हैं और पीटीआई में यकीनी तौर पे बहुत से घुसपैठिए मौजूद हैं जो कि इमरान खान के फलसफे से या हम जैसे लोगों से जो पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन देखना चाहता है, जो पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और करप्शन फ्री सोसाइटी देखना चाहते हैं, उनमें नहीं है। बेशुमार लोग हैं, लेकिन पार्टी की वजह से कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ज़रूर बोलेंगे मशाल यूसुफजई के बारे में कि ये करप्ट थी, खातून थी, और इंशाल्लाह इसके सामने जो बहुत सी चीज़ें आएंगी क्योंकि इसने गलतियां की हैं और फिर सामने लेकर आएंगे। आखिरी मैं खबर पे बताना चाहता हूँ कि NA 171 जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मुमताज़ मुस्तफ़ा, उनके फौत होने की वजह से सीट खाली हुई थी। अब बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उनके बेटे जो है वो हसन मुस्तफ़ा, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और पीटीआई की तरफ से जमा करवाए और फिर बल्ले का निशान मांगा तो रिटर्निंग ऑफिसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर हिदायत मांगी, जिसमें जनाब इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो सियासी पार्टी है, ना इसको बल्ला का निशान दिया जा सकता है। तो इस हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ सबसे बड़ी सियासी जमात है, बल्कि इस अहद में पाकिस्तानी अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो अवामी उमंगों की अक्कासी करती है। इस जमात को तस्लीम ना करना, अवाम को तस्लीम ना करना है, अवाम से गद्दारी है और जमहूरियत के मुंह पर यह एक स्याह दबा है। आखिर में 2 कोटेशन ऑफ टाइम ताकि मैं अर्ज करूँगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। स्टेट बैंक में जो ज़खायर हैं वो चाइना, सऊदी अरबिया और UAE के हैं। हमारे ज़खायर बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और दुबई में हैं। दूसरी कोटेशन, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस कम जबकि दरबार और आस्थाने ज़्यादा हैं। पाकिस्तान जिन ममालिक से भीख मांगता है उनमें कोई दरबार नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटियां और कॉलेज हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। बस सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।